जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 6। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो इस सीरीज में कवर कर लेंगे। सीडीएस का आपका एग्ज़ाम है नवंबर में, सीएपीएफ का है दिसंबर में। दोनों के लिए ही ये सीरीज रहेगी बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पार्ट 6। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ के हमारे बैचेस चल रहे हैं। किसी ने ज्वाइन करना हो तो ये जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है इस पर डिटेल्स लेकर ज्वाइन कर सकता है। सीएपीएफ का पेपर 2 का बैच भी चल रहा है, उसकी कुछ ही सीट्स जो है बाकी है। तो अगर आपको एनरोल करवाना है तो सीट्स फुल होने से पहले पहले आप उसमें एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है ये एस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है। ये अथॉरिटी क्या है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है। देखिए क्या हुआ था, जो हमारी गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात, वहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। किस वजह से? देखिए अगर हमें जो फॉरेन के फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके साथ डील करना होता था तो उसके लिए हमें फॉरेन बैंक के साथ डील करना पड़ता था। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना दिया, एक जगह हमें प्रोवाइड कर दी, तो उसमें क्या हुआ कि जो फॉरेन के बैंक्स हैं, फॉरेन की सर्विसेज हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली जो है डील कर सकते थे उसमें। लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सर्विसेज जो है उनका फ़ायदा उठाने के लिए उससे पहले परमिशन लेनी होती थी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तो उनसे परमिशन लेने के बाद, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इस वजह से बनाए गए ताकि हमें फॉरेन बैंक्स के साथ डायरेक्टली डील ना करना हो और हम जो है अपने इंडिया में रहकर ही एक सर्विस सेंटर होगा जहाँ पे बाहर की करेंसी, बाहर के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की यूटिलाइजेशन जो है कर सके। इस वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना दिए गए। अब क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को रेगुलेट करने के लिए आपको परमिशन चाहिए थी अलग अलग बॉडी से, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तो इस वजह से अब एक बॉडी की नीड थी, एक अथॉरिटी की नीड थी जिसमें हर एक बॉडी से थोड़े मेंबर हो ताकि जो है इजीली रेगुलेट किया जा सके किसे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स को। इस वजह से ये अथॉरिटी का गठन किया गया। तो अब इसके बारे में देखते हैं हम। अब जब इसका गठन हो गया, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें मेंबर कितने होंगे इस अथॉरिटी में? देखिए टोटल होंगे 9 मेंबर्स। उनमें से एक होगा चेयरपर्सन और एक एक मेंबर लिया जाएगा किससे? एक आरबीआई से, एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, एक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और 2 मेंबर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और 2 मेंबर ऐसे होंगे जो एक सर्च कमेटी रिकमेंड करेगी। उसके बाद ये 9 मेंबर कमेटी जो है बनाई जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीडीएस या सीएपीएफ में डायरेक्टली आ सकता है, या तो इसके हेडक्वार्टर या फिर इस अथॉरिटी की कंपोजिशन क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसको नोट डाउन कर लेना है। तीसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि इनका टेन्योर क्या होगा। देखिए इनका टेन्योर होगा 3 साल का, उसके बाद इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। 9 मेंबर होंगे, सभी का टेन्योर होगा 3 साल का। इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ जो आपको बताई है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं जियो फेंसिंग। देखिए ये टर्म का जो है काफ़ी न्यूज़ में चर्चा का विषय रही। किस वजह से? ये टर्म तो बहुत पुरानी है, इसका बहुत सारी ऐप्स में ऑलरेडी यूज़ किया जाता है जियो फेंसिंग का। लेकिन जियो फेंसिंग का यूज़ करके ही सरकार ऐसी ऐप डेवलप करना चाहती थी कि
जब भी कोई क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे किसी को क्वारंटाइन किया गया है, तो वहाँ से बाहर आए तो उसको मैसेज आ जाए, पता चल जाए कि वो उस एरिया से बाहर निकला है। तो ये किसके तहत होता है, इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक टर्म का यूज़ होता है, तो वो क्या है, जियो फेंसिंग। तो देखिए जियो फेंसिंग में क्या है, आप जहाँ पर खड़े हैं उसके आसपास जो है एक फेंसिंग हो जाती है, यानी कि अगर आप इस एरिया से बाहर निकले तो आपके पास जो जीपीएस है, ऐप है, ब्लूटूथ है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप इसके बाहर निकले हैं, तो उसी वक्त जो है मैसेज आ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता था इससे, कि जो हमारे जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उनको उतने ही एरिया में कन्फाइन रखा जा सकता था। जैसे ही वो अपना मोबाइल लेकर इसके बाहर निकलते तो सरकार को उससे मैसेज आ जाता, अगर वो उसमें एंटर करता कोई तो भी मैसेज आ जाता। तो ये होती है हमारी जियो फेंसिंग। टर्म याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो ये डायरेक्टली टर्म पूछी जाएगी कि ये जियो फेंसिंग होता क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं ऑपरेशन संजीवनी। तो देखिए जो हमारा मालदीव्स है, मालदीव्स, उनको कोविड-19 के बीच में जो है दवाइयों की और हॉस्पिटल के कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी जो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो इंडिया के पास अवेलेबल थे। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया ऑपरेशन संजीवनी। उसके तहत उन्होंने मालदीव्स को जो जो उनको हॉस्पिटल के रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड करवाई, और इसका नाम क्या था, ऑपरेशन संजीवनी। इंडियन एयरफोर्स को ही इस वजह से लॉन्च करना पड़ा क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था और किसी माध्यम के द्वारा जो हमारा मालदीव्स है उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को इसके बीच में आना पड़ा और ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया, किस वजह से लॉन्च किया। तो चलिए चलते हैं आगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देखिए आपको पता है हेडक्वार्टर आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, पूछे वही जाते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, इस वजह से उन्हें फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब आपको पता है कि हमारी ऑयल मार्केट क्रैश हो गई कोविड-19 के बीच में, तो उसकी वजह से उस पर टिप्पणी करने वाली, और जब भी ऑयल प्राइसेस में कोई चेंज आता है तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर टिप्पणी करती है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इम्पॉर्टेंट है, इसके 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। तो देखिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। और आपने मुझे, आपका होमवर्क है एक, ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर वही बन सकता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इंडिया मेंबर नहीं है, तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि OECD का भी इंडिया मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर है इसके पेरिस में। अब आपने मुझे OECD के बारे में बाकी चीज़ें बतानी है, होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, संजय कोठारी को अपॉइंट कर दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ कि संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है, टेन्योर 4 साल का या फिर 65 ईयर की एज, जो भी अर्लियर हो। दो चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो किसकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है। देखिए उसमें 3 लोग होते हैं, पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा यूनियन होम मिनिस्टर, तीसरा लीडर ऑपोजिशन पार्टी का। ऑपोजिशन पार्टी का लोकसभा में जो लीडर होता है वो, ये 3 मेंबर रिकमेंड करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। टर्म आपको क्लियर,
अपॉइंटमेंट आपको क्लियर। आपको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, 2003 में। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, डायरेक्टली आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आर्टिकल 164। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन वो ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे उस वक्त और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। आपको पता है कि महाराष्ट्र में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो गए, वो सीएम भी बन गए, उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन वो ना मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के और ना ही मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये पावर देता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इवन चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं 6 महीनों के लिए, अगर आप ना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। लेकिन आपको 6 मंथ के अंदर जो है इनमें से किसी एक का मेंबर बनना होगा। ये हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 164। इस वजह से न्यूज़ में रहा क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद अब उनको 6 महीने के अंदर इनमें से किसी एक का मेंबर बनना था। तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें रहती हैं कि ये पावर उनको मिली कहाँ से कि बिना इनमें से किसी का पार्ट रहे वो 6 महीने के लिए सीएम रहे। तो वो आर्टिकल है 164। इसके अलावा आपका होमवर्क है, मुझे ये बताना है आर्टिकल 171 का इसमें क्या रोल रहा। ये जो इशू चला इसमें आर्टिकल 171 का क्या रोल था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं रूदार। अब देखिए रूदार क्या है? ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर। देखिए ये इस वजह से न्यूज़ में रहे क्योंकि इनका जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कम था, सिर्फ 10,000 का एक वेंटिलेटर था और आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था इसे। इम्पॉर्टेंट है, रूदार क्या है? वेंटिलेटर है। अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। होमवर्क याद रखना, नीचे बताना है कि आर्टिकल 171 क्या है। तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। जय हिंद।